नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है आपके गणतंत्र दिवस पर। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर अपन बात करने वाले हैं एक से लगा के 5 चैप्टर तक सभी ऑब्जेक्टिव पर्सन, महत्वपूर्ण पर्सन। अगर आप इन 5 चैप्टर को यानी केमिस्ट्री वाले पार्ट को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, इसमें जो ऑब्जेक्टिव लगभग हर चैप्टर में से एक दो ऑब्जेक्टिव पर्सन आने वाले हैं, तो आप उनको अच्छे से तैयार करना चाहते हो, यहां तक कि आपके अति लघुत्रात्मक भी इनमें से कवर होते हैं अगर आप इनको अच्छे से तैयार करते हो तो अपन जो आपके रासायनिक विज्ञान है, क्लास 10th का रासायनिक विज्ञान वाला जो चैप्टर है, जो पार्ट है, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो इस बार की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे जो साइंस के क्लास 10th के केमिस्ट्री वाले पार्ट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको एक एक लगातार देखेंगे, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, और साथ में देखेंगे उनके आंसर्स भी। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइएगा। अपना कौन सा आंसर आपको आता है, आप कमेंट करके आपको बताना है कौन से पर्सन का कौन सा आंसर होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को, सीरीज को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले आप देखेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, आप इसको रिवीजन के तौर पे काम में ले सकते हैं, यानी हम एक तरह से बोलते हैं कि रिवाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे जो पहले चैप्टर के क्वेश्चन है, लगातार सारे मिक्स क्वेश्चन है, आप देखते जाइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? तो फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, जल्दी से आप बताइएगा। सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या फिर बेकिंग सोडा? निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम, जैसा कि हमने पढ़ा है चैप्टर के अंदर, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है उसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। दूसरा प्रश्न है, हमारे को एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसको हम देखते हैं, सीधा सा हमारे पास एक आंसर है कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर ये क्या कर रहा है, ये जो एल्यूमिनियम है यहां पे Fe को विस्थापित कर रहा है यहां से। ठीक है, इसको देखो, एल्यूमिनियम अब यहां गया, Fe अलग हो गया। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा होता है? विस्थापन अभिक्रिया। यहां पर देखिएगा, अगला है, बुझे हुए चूने का सूत्र कौन सा है? बुझे हुए चूने का सूत्र कौन सा होता है? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2, बुझे हुए चूने का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बुझे हुए चूने का सूत्र ये होता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? हम जो श्वसन करते हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, अपघटन अभिक्रिया है, या फिर संयोजन अभिक्रिया है? तो हम उसमें जो सांस लेते हैं उसके साथ साथ ऊर्जा भी बनती है, तो जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रश्न है, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो HCl अम्ल डालने पर, कोई भी अगर हम बात करें धातु अगर किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस ही बनाएगी। महत्वपूर्ण सीरीज के अंदर अपन 50 इंपॉर्टेंट पर्सन डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी जल्दी, तो आप इनको साथ तैयार रहिएगा। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, वो है कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कोयले का दहन क्या होता है? कोयले का दहन होता है C+O2 यानी CO2। यहां पर देखिएगा, एक तो क्या हो रहा है, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, ये भी हो सकता है, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण भी हो सकता है। तो ऑप्शन क्या दिया है? संयोजन अभिक्रिया बिल्कुल है संयोजन, ऑक्सीकरण बिल्कुल है ऑक्सीकरण, वियोजन नहीं है। ए व ब दोनों ही ऑप्शन सही है। ए पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा यानी ए और ब दोनों सही है। अगला है, खाद युक्त तथा तेलीय वसायुक्त खाद्य सामग्रियों के उपचयन को रोकने के लिए, उपचयन को रोकने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक, जल या वायु? तो इसका सही ऑप्शन है प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं जो तेलीय वसायुक्त खाद्य सामग्री को खराब होने से बचाने के लिए। अगला हमारा है, साग सब्जियों के विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जियों का विघटन होता है तो वहां पर उष्मा भी, ऊर्जा भी बनती है। ठीक है, तो इसमें जो अभिक्रिया है वो कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारा है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए हम जो उपयोग में लेते हैं वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड। और फिर जो दीवार पर बन जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके। यहां पर होकर है। अगला है, हाइड्रोकार्बन के टूटने से प्राप्त होता है। हम जो भोजन करते हैं, भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होता है तो कौन सा पदार्थ बनता है? यहाँ पर माल्टोज बनता है, सुक्रोज बनता है, लैक्टोज बनता है, या फिर ग्लूकोज? तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया? ग्लूकोज। नेक्स्ट हमारा अगला जो पर्सन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, साथ साथ में आपको आंसर आ रहा है तो एक कॉपी पेन लेके आप सच से बताए लिखते रहिएगा।
ठीक है, और फिर कमेंट करके बताइएगा कितने आपके सही है कितने नहीं। कॉपी में जैसे अभी आपका 11 नंबर पर्सन चलता है, 11 में आपके अनुसार ए होने वाला है, बी या सी या डी कौन सा है वो है। संगमरमर या चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र है, संगमरमर या चूने पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर CO4 यानी कॉपर सल्फेट। तो संगमरमर या फिर हम बात करें चूने का पत्थर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कई बार प्रश्न पूछा जाता है सीधा, या तो 1 नंबर में पूछ लिया जाता है संगमरमर का यानी मार्बल का रासायनिक सूत्र तो ये होता है, ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है, तो आप इस तरह से तैयार करेंगे। अगला है एक पदार्थ का दो छोटे अणुओं में क्या होता है? टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया? एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बने तो किस अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया होती है? क्या वो संयोजन होती है, वियोजन होती है, विस्थापन होती है, या फिर ऑक्सीकरण? तो वो अभिक्रिया होती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, टूटना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अपच के उपचार में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच के उपचार में, एसिडिटी के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक होता है, या एनाल्जेसिक होता है, या फिर एंटीसिड होता है, या एंटीसेप्टिक होता है? तो हमें ये पता है, हम पढ़ के आए हैं सेकंड नंबर चैप्टर में, ये होता है एंटीसिड। कौन सा होता है? एंटीसिड। अगला है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमने ट्रिक याद कर रखी है, चींटी को क्या चाहिए, चींटी को क्या सीखना है? मैथ, ठीक है, तो हमें इससे याद है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा आप बताइएगा? मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, या फिर टार्टरिक अम्ल? तो हमने पहले ही यहां पर डिस्कस कर लिया मेथेनोइक अम्ल, मैथ से मेथेनोइक अम्ल। किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान कितना होता है? अगर कोई उदासीन प्रकृति का विलयन है तो उसके पीएच का मान कितना होगा? 0 होगा, 7 होगा, 1 होगा, या फिर 10 होगा? उदासीन मतलब कितना है? 7। अगर कोई विलयन उदासीन है तो उसका पीएच कितना होगा? 7। नेक्स्ट हम अगला देखते हैं, हमारा जो प्रश्न है वो है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? अभी हम पहले डिस्कस करके आए हैं इसी चैप्टर को, यानी ये हमारा तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। यानी अगर कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बनाती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, O2 यानी ऑक्सीजन, H2 यानी हाइड्रोजन, या फिर N2 यानी नाइट्रोजन? तो कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस बनाएगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त का पीएच कितना होता है? हमारा जो रक्त है, ब्लड है, उसका पीएच कितना होता है? तो रक्त का पीएच क्या 7 होता है, 0 होता है, 7.4, या फिर 1? कौन सा ऑप्शन है? 7.4। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको। हमारे रक्त का पीएच 7.4 होता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमने ट्रिक से याद कर रखी है, तो आप पहले बताइएगा एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, या फिर टार्टरिक अम्ल? इमली कौन सी कंपनी की? टाटा की, बढ़िया, तो टाटा से याद रखना है टार्टरिक अम्ल, ठीक है, इमली टार्टरिक अम्ल। उसके बाद है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, या फिर धावन सोडा? तो यहां पर देखिएगा जल की स्थायी कठोरता हटाने में, हालांकि विरंजक चूर्ण होता है वो पीने के योग्य पानी को शुद्ध करने में होता है, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडे का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हमारे उदर में भोजन की पाचन प्रक्रिया किस माध्यम में होती है? जब हमारा भोजन अमाशय में पहुंचता है तो उसमें पाचन की प्रक्रिया किस माध्यम में होती है? तो वहां पर अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, या उदासीन माध्यम में, या अपरिवर्तनशील माध्यम में? तो ये जो होता है अम्लीय माध्यम में, ठीक है। पहला हमारा पाचन जो होता है वो होता है किसमें? अम्लीय माध्यम। वहां से क्या होता है? जठर ग्रंथि द्वारा जठर स्रावित किया जाता है, जिसके अंदर HCl अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीने योग्य पानी को जीवाणु मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है? पीने योग्य पानी है उसको जीवाणु मुक्त करना है, तो वहां पर देखिएगा हमारा प्रश्न था जल की स्थायी कठोरता हटाने में किसका उपयोग किया जाता है? जल की स्थायी कठोरता हटाने में हम धावन सोडे का उपयोग करते हैं, जबकि हमने पीने योग्य पानी को जीवाणु मुक्त करने में, शुद्ध करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से बताइए कि धावन सोडा होता है, या कास्टिक सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, या फिर विरंजक चूर्ण? हमें पता है, इसको अच्छे से याद कर रहे हैं, विरंजक चूर्ण। पीने के योग्य पानी को शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, लिटमस लिखा हुआ है, ध्यान रखना यहाँ पे, लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच कितना होगा? अब लाल को नीला कर रहा है, ठीक है, तो कौन सा होगा? वो एक ही होगा। लाल को नीला कौन करता है? क्षारीय, और क्षार का मान कहां से होता है? 7 से ज्यादा और 14 तक, 7 से बड़ा 14 तक, क्योंकि ये तो तीनों अम्लीय हैं। अम्ल तो क्या करते हैं? नीले को लाल करते हैं, ठीक है, जबकि क्षार होता है वो लाल को नीला कर देता है। तो क्षार का मान एक ही होता है, ठीक है, 7 से लगा के और 14 तक। खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों होता है? खाद्य पदार्थों में जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उसमें हम देखते हैं उसके अंदर क्या कर दी जाती है? पॉलिश की कर दी जाती है, टिन की। ऐसा क्यों किया जाता है? इसका कारण क्या है आपको बताना है। क्या टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है इसलिए?
ठीक है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक का अधिक अभिक्रियाशील होना है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक का कम अभिक्रियाशील। तो यहां पर हमारा ऑप्शन है टिन जो होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है जिंक से। जिंक क्या करेगा, हमने जो पदार्थ उसके अंदर डाला है, खाने योग्य सामग्री डाली है, उससे अभिक्रिया कर लेगा, और अभिक्रिया करने के बाद हमारे लिए ऐसे पदार्थ बना देता है जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं अचार वगैरह किस में डाले जाते हैं, मिट्टी के बर्तन में, इसमें डाले जाते हैं, ताकि वहां पर क्या हो, कांच के बर्तन में, ताकि वो वहां से अभिक्रिया नहीं करे। तो ऐसे ही जो बर्तन होते हैं हमारे खाद्य पदार्थ, उसके अंदर जिंक की बजाय टिन का लेप किया जाता है, क्योंकि जिंक है वो टिन है वो दूसरे से अभिक्रिया नहीं करता है। जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है तो वो अभिक्रिया कर लेता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? धातु बतानी है आपको, ध्यान रखना, ब्रोमीन, सोडियम, मरकरी और जिंक। यहां पर हम क्या करते हैं, ब्रोमीन हमें द्रव अवस्था में पाई जाती है, हम इसके ऊपर टिक लगा देते हैं। ठीक है, ब्रोमीन एक अधातु है, द्रव अवस्था में तो पाई जाती है लेकिन धातु नहीं होती है, ये क्या होती है, अधातु होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, मरकरी या पारा। मरकरी या पारा जो है वो धातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अगला, जो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें कौन सी कहते हैं? धातु जो है कठोर सतह से टकराकर जो आवाज उत्पन्न करती है कौन सी होती है? ध्वनिक, आघातवर्धीय, तन्य या सुचालक। तो हमारी जो धातु जो ध्वनि उत्पन्न करती है, नाम से पता चला है ध्वनिक, ध्वनि उत्पन्न करने वाली ध्वनिक। कौन सी धातु को हथेली पर रखते ही पिघलने लगती है? बताइएगा जल्दी से, ऑप्शन इसका क्या होगा आपके अनुसार? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या गैलियम? सोडियम, पोटेशियम होता है, लिथियम होता है, गैलियम। अगर हाथ पे रखने ही गलने लग जाती है, पिघलने लग जाती है, गलने का मतलब गैलियम, याद रखना है, गलने लग जाती है गैलियम, हथेली पर रखते ही पिघलने लग जाती है। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? अधातु, धातुएं तो लगभग सारी सुचालक होती है। ठीक है, अब सीसा और लेड और उसको छोड़ देता हूं, मरकरी को। सीसा और मरकरी आपसे अधातु पूछे तो सीसा और मरकरी धातु होते हुए भी कुचालक की तरह व्यवहार करती है। लेकिन कौन सी अधातु है? तो ग्रेफाइट, कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट, हम चौथे चैप्टर में भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी धातु उष्मा की सबसे अच्छी चालक है? उष्मा या विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तांबा है, सोना है, चांदी है या फिर एल्यूमिनियम? तो ऐसा प्रश्न जब भी आता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसा प्रश्न, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। उष्मा या विद्युत की दोनों की सबसे अच्छी चालक चांदी है, लेकिन हम ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि महंगी होती है, इसलिए हम दूसरे नंबर पे आता है तांबा। सबसे अच्छा तो आता है चांदी, दूसरे नंबर पे तांबा और तीसरे नंबर पे सोना। लेकिन ऑप्शन में तीनों ही है तो सबसे अच्छा तो चांदी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है तांबा। उसके बाद में निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? चाकू से जो काट सकते हैं ऐसी धातुएं कौन कौन सी है आपको बतानी है जल्दी से। क्या होती है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या उपयुक्त सभी? सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी, ये तीनों ही धातुएं ऐसी हैं, ठीक है, बहुत मुलायम होती है, इसको चाकू से आप आसानी से काट सकते हैं। और गैलियम एक ऐसी धातु है जिसको हम हथेली पे रखते ही पिघलने लग जाती है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, लोहे के पेन को यहाँ पे पाइन नहीं है, पेन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? लोहे का पेन है, उसको जंग से बचाएंगे तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे बताइएगा? उसके ऊपर ग्रीस लगाकर, यानी ग्रीस लगाकर, उसके ऊपर पेंट करके, ठीक है, यानी कलर करके, जिंक की परत चढ़ाकर या जस्ते की परत चढ़ाकर, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही कर सकते हैं हम, तो ये आ गया उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा है, पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बना है? पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बना है? तो पीतल जो बना होता है तांबे और जस्ते से। ऑप्शन देखिएगा, तांबा जस्ता, तांबा टिन, जस्ता टिन या फिर सीसा टिन, आपके अनुसार कौन सा होने वाला है? तो यहां पर जो पीतल बना होता है तांबे और जस्ते से। नेक्स्ट है, शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22 का, 20 का, 24 का या फिर 28 का? ठीक है, तो जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, और गहने बनाने में जो यूज किया जाता है वो 22 कैरेट का होता है, क्योंकि बिल्कुल शुद्ध सोने से आप गहने नहीं बना सकते, बहुत ज्यादा मुलायम होता है, थोड़ा सा इधर उधर करते ही वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। अगला है, सीएनजी का प्रमुख घटक कौन सा है? सीएनजी जो होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसका पूरा नाम होता है, पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका मुख्य घटक कौन सा है? मेथेन, एथेन, ब्यूटेन या ऑक्सीजन? तो इसका मुख्य घटक जो होता है वो होता है मेथेन, यानी इसमें लगभग बात करें तो लगभग 70 से 75% इसमें मेथेन होती है, तो इसका मुख्य घटक कौन हो गया? मेथेन। ब्यूटेनॉन में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? ब्यूटेनॉन जो है उसमें कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? हेलोजन है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो हमें नाम से पता चल रहा है, इसको नाम से ध्यान देखिए, नॉन, और इसमें किस में आ रहा है पीछे? नॉन एक में ही आ रहा है, कीटोन।
ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो ब्यूटेनॉन में कौन होता है? कीटोन। एल्डिहाइड होगा तो पीछे क्या लगा होगा? एल लगा होगा, ठीक है। और एल्कोहल होगा तो पीछे ऑल होगा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा तो अई अम्ल होता है, ठीक है, ये हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट है एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र। एल्केन श्रेणी होता है CnH2n+2, यानी जितने कार्बन होते हैं उससे डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। तो वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, CnH2n+2, यानी N है यहाँ पे डबल से दो ज्यादा, यहाँ पर एल्केन होता है। उसके बाद एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन में जितने कार्बन होते हैं उससे डबल हाइड्रोजन होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला, देखो कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन होते हैं। और एल्काइन श्रेणी का, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। एल्काइन श्रेणी में क्या होता है? डबल से दो कम हाइड्रोजन होते हैं। जितने कार्बन है उससे डबल करके दो कम कर दो, यानी -2 कर दो, तो ये आ जाएगा एल्काइन श्रेणी का, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला है कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? हमने पढ़ रखा है, अभी हम पढ़ के आए हैं। कार्बन का एक ही अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है, वो है ग्रेफाइट। कौन सा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का एक अपरूप है, ठीक है। मेन अपरूप दो होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, और तीसरा भी है फुलरिन, ठीक है, अन्य अपरूप में आ जाता है। लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, बाकी नहीं होते हैं। अगला है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? हम कई बार गैस के ऊपर खाना बनाते हैं तो हमारा बर्तन काला हो रहा है, इसका मतलब क्या है? भोजन पूरी तरह से नहीं पक रहा। अरे भोजन पकने से तो मतलब ही नहीं है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा, हो सकता है ईंधन आर्द्र है, ईंधन गीला है, या फिर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, जो भी हमारी गैस है या फिर उसके नीचे लकड़ी, जो भी हम ईंधन के रूप में काम में ले रहे हैं जलाने के लिए, अगर वो पूरी तरह से नहीं जलेगा तो फिर वहां पर धुआं होगा और बर्तन काले होंगे ही होंगे। इसका मतलब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट हमारा पर्सन है, अगला पर्सन, वो है एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। ये वापस से कुछ 1-2% वापस रिपीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से कर लेते हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र अभी हम पढ़ के आए। एल्केन का क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन श्रेणी का क्या होता है? एल्काइन श्रेणी का ये होता है, ठीक है। निम्न में से विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक कौन होता है? ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट, ये वापस से रिपीट हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रिवीजन हो गया, समझ लो इसी के अंदर। अगला हमारा प्रश्न है कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 1, 2, 4 और 6। कार्बन की संयोजकता होती है 4, हालांकि 6 उसका परमाणु क्रमांक होता है। कार्बन कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 नंबर पे आता है। तो उसका संयोजकता जो है वो 4 होती है, उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, 6 कर देते हैं। 6 उसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक पूछे तो 6 होता है, लेकिन उसकी संयोजकता 4 होती है। अगला है कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, असंतृप्त कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, या उपयुक्त सभी कहलाते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध वाले यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। इसके बाद में देखते हैं हमारा लास्ट जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन, उसको देखते हैं। आपको बताने हैं जल्दी से आंसर इसके क्या क्या होने वाले। तो सबसे पहला है निम्न में से उपधातु है। उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा है? सोडियम, क्लोरीन, सिलिकॉन या कार्बन। कौन सी निम्न में से उपधातु है? तो कौन सी है? सिलिकॉन। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बोरॉन, ये सारी उपधातुएं होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। या तो आपसे प्रश्न पूछेगा किन्हीं 2 उपधातुओं के नाम लिखिए, या फिर इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्न में से उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं? उत्कृष्ट गैस, या फिर हम जिसको कहते हैं अक्रिय गैस। उत्कृष्ट गैस कह दो या अक्रिय गैस, कौन सी जो जल्दी से दूसरे से अभिक्रिया नहीं करती है? अब अभिक्रिया कौन नहीं करेगा? जिसका बाह्यतम कोष पूरा होगा, वो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही लेगा। जिसका बाह्यतम कोष पूर्ण होता है वो अक्रिय गैस होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में बाह्य कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कोष पूरा नहीं है, तो ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, आपको बताना है कौन सा होगा। तो मैं यहाँ पे बता दूं ऑक्सीजन है नहीं। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये भी कभी गया। कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, ठीक है। और हीलियम की बात करें तो हीलियम के अंदर 2 नंबर पे आता है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, ये वो गैसें या वो अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें हैं जो जल्दी से किसी से दूसरे अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए अक्रिय गैस कहते हैं, यानी क्रिया नहीं करती है, ठीक है। कौन कौन सी? हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, यानी 2 नंबर पे, 10 नंबर पे और 18 नंबर पे आने वाली जो गैसें होती हैं, ठीक है, उनको हम अक्रिय गैस कहते हैं। मेंडलीफ के समय ज्ञात कुल तत्व कितने थे? जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो वो थे 63, यानी 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीफ के समय 63 तत्व ज्ञात थे।
अगला प्रश्न है न्यूलैंड्स के समय ज्ञात कुल तत्वों की संख्या कितनी थी। जब न्यूलैंड्स ने अपनी सारणी दी थी और इसने यही कहा था, ठीक है, कि इसके बाद में कोई तत्व नहीं मिलेगा, 56 तत्व ही रहेंगे, लेकिन उनकी ये बात गलत साबित हुई। ये उनका नेगेटिव पॉइंट था, यानी उसकी सीमाएं या उसका कह दो कमियां थी। 63 था, 56 था, 118 था या 9 था। 63 मैंडलिफ के समय क्या था, 56 न्यूलैंड्स के समय, 118 तो लगभग अभी गया था, 118 प्लस हो गया अब तो, और 9 तो कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद में 49% धातुओं की ऑक्साइड प्रकृति सामान्यतः होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, और उनकी प्रकृति इसका मतलब कैसी है, क्षारीय। अम्ल से कौन अभिक्रिया करेगा, क्षार करता है, तभी तो लवण बनता है। ठीक है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, तभी तो हम कहते हैं धातु अम्ल से अभिक्रिया करके। तो अम्ल से अभिक्रिया कौन करता है, जो क्षार होता है। नेक्स्ट है परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था। परमाणु संख्या के आधार पर किसने किया था, ठीक है, मैंडलिफ ने किया था, वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। ठीक है, बाकी तीनों ने, जैसे डॉबेराइनर हो गया, ठीक है, उसके बाद में आया न्यूलैंड्स और उसके बाद आया मैंडलिफ, इन्होंने तीनों ही ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारी है, आधुनिक आवर्त सारणी हम जो देखते हैं, ठीक है, वो जो है वो परमाणु संख्या के आधार पर उसको व्यवस्थित किया गया, तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। और वो किसने दी थी, आधुनिक आवर्त सारणी दी थी हेनरी मोजले ने। किन्होंने दी थी, हेनरी मोजले। तो डॉबेराइनर, मोजले, न्यूलैंड्स या मैंडलिफ, तो इनका ऑप्शन है सही हेनरी मोजले। तो ये थे आपके पूरे केमिस्ट्री के, यानी क्लास 10th के केमिस्ट्री के जो 1 से लगा के 5 चैप्टर हैं, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इन 50 प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, मुश्किल से मुझे नहीं लगता कि आपको वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया होगा जो समझ में नहीं आया होगा। फिर भी अगर रह गया है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। इसमें से आपको बहुत सारे हेल्प मिलने वाली है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन ब्लैंक्स, या फिर आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, इनमें से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।